हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपकी मेंस की आंसर राइटिंग सीरीज के तहत ये हम देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 20 नंबर क्वेश्चन तक। और आपको पता है एसडीएम जो यूपी में 2023 में 4th रैंक थी शिव प्रताप सिंह सर की, तो उनकी कॉपी से मैं आपको मेंस की आंसर राइटिंग करा रहा हूँ। ठीक है, तो टॉपर्स कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और आपने अगर प्रीवियस 3 वीडियो नहीं देखी, मैंने ऑलरेडी करा रखी है, तो उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है और उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से जाकर आप सब देख सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधे हम शुरुआत करते हैं अपने इस क्वेश्चन की। ठीक है, तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, और ये हम 200 शब्दों वाले क्वेश्चन देख रहे हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है जो 125 वर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको 15 से 20 शब्दों का इंट्रो लिखना होता है, और जो 200 शब्दों वाला है उसमें आपको 20 से 25 जो वर्ड हैं, या फिर कभी कभार बहुत अच्छा इंट्रो आप लिख रहे हैं, कुछ डेटा या वो सब दे रहे हैं, तो आप 30 वर्ड तक जा सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये सारी कॉपी की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ पे मैं डाल दूंगा। मैंने ऑलरेडी ये कॉपी डाल रखी है। उसके अलावा आज मैंने कुछ और कॉपियाँ भी डाली हैं, मतलब मेरे पास टॉपर्स की बहुत अच्छी कॉपी हैं, लगभग 20 से 25 कॉपियाँ हैं हर एक सब्जेक्ट की, अलग अलग फुल एंड टेस्ट की। तो आप सब ज्वाइन कर लें, मैं सारी वहीं पे प्रोवाइड करूँगा, और मैंने 5-6 कर भी दी हैं, तो आप सब जाकर ज्वाइन करें और देखें। और चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन, इसमें हिंदी वाला पता नहीं मिटल गया, मैं इंग्लिश वाला पढ़ देता हूँ। व्हाट आर द चैलेंजेज एसोसिएटेड विद रिफ्यूजीज। तो जो शरणार्थी हैं, रिफ्यूजी हैं हमारे, उनसे रिलेटेड क्या चैलेंजेज हैं, चुनौतियां हैं, उसको आपको बताना है। हाईलाइट द मेजर एरिया एंड नेचर ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रिफ्यूजीज इन इंडिया। तो आपको हाईलाइट करना है, मतलब प्रकाश डालना है मेजर एरियाज एंड नेचर, तो उसके जो बड़े बड़े एरिया हैं और उसके मतलब जो प्रकृति है उस पर प्रकाश डालना है। किसकी? रिफ्यूजी की प्रॉब्लम जो इंडिया में है उसकी प्रकृति पर प्रभाव, मतलब प्रकाश डालना है आपको। तो इसमें हम देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है इंट्रो में। शरणार्थियों से आशय किसी क्षेत्र विशेष में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक कारकों से उत्पन्न संघर्षों की स्थिति के स्वरूप प्रवासियों से है। तो इन्होंने क्या किया है, एक लाइन में, एक सेंटेंस में शरणार्थियों के बारे में बताया कि शरणार्थी किसे कहते हैं। ठीक है, शरणार्थियों से आशय क्या होता है। अब इसमें चूंकि आपको चुनौतियां बतानी है, तो आपने इनके जब कॉपी, मतलब 4th रैंक ऐसे ही नहीं आ जाती, मैंने कई बार बताया है। जाहिर सी बात है इन्होंने सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे होंगे और बहुत टू द पॉइंट करे हैं। ठीक है, इस टाइप में टू द पॉइंट में क्या होता है, एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी रहती है। ठीक है, तो देखें अगर चुनौतियाँ क्या लिखी, विस्थापन की चुनौतियाँ। इससे आप क्या सीख, देखो आपको आंसर एडिट नहीं रटना है, आपको सीखना क्या है कि चुनौतियाँ लिख के ऐसे डब्बे में बंद करके ऐसे करके पॉइंट निकाल सकते हो, कभी कभी ऐसे डाल सकते हो, मतलब ये अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल आपको यही सब करना है, तभी आप वहाँ पर एग्जाम में सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो चुनौतियाँ हम पढ़ लें। विस्थापन की समस्या इन्होंने बताई, विस्थापित क्षेत्र के संसाधनों पर अधिक दबाव पड़ेगा, गरीबी, भुखमरी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे मुद्दे जो हैं वो भी प्रभावित होंगे, आर्थिक संसाधनों पर संकट आएगा, नजातीयता को बढ़ावा मिलेगा, हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, जैसे असम में रोहिंग्या से हिंसक गतिविधियां बढ़ी थी, देश की जनांकिकी जो संरचना है उस पर भी संकट आएगा, ऐसा इन्होंने लिखा। अब भारत में शरणार्थियों के प्रमुख क्षेत्र, अगर क्योंकि मेजर एरिया लिखा था वो आपको बताना है, तो इन्होंने क्या किया, अलग से लिखने के बजाय आप मैपिंग का उपयोग करेंगे। मैपिंग जब आप करते हैं तो एक आध नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलता है, 1-2 नंबर। ठीक है, तो इन्होंने भारत का देखो मैप बनाया, अच्छा था। फिर पाकिस्तानी शरणार्थी इस एरिया में दिखा दिए, तिब्बती शरणार्थी इस एरिया में दिखा दिए, चकमा, रोहिंग्या, हादोंग जो शरणार्थी उनको इस एरिया में दिखा दिया, देखो। और इस टाइप की मैपिंग में क्या होती है, आपको एज इट इज़ पिन पॉइंट नहीं करना होता है, मतलब आप उस एरिया को भी दिखा देंगे तो चलेगा। बांग्लादेश और म्यांमार वाले में दिखा दिया, और इधर तमिल शरणार्थी दिखा दिया, श्रीलंका से संकट था ऐसे। ठीक है, तो ये सब इन्होंने सिंपल सा मैप पे दिखा दिया। अब इसमें इन्होंने ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़ा और इनको नंबर मिल गए होंगे अच्छे खासे। ठीक है, अब देखते हैं पूर्वोत्तर भारत की अगर बात करें तो म्यांमार के रोहिंग्या शरणार्थी हैं और मुख्यतः असम और मिजोरम में ये हैं, चकमा, रेंगमा और शरणार्थी वहाँ पे हैं। दक्षिण भारत में मुख्यतः श्रीलंका से विस्थापित जो तमिल शरणार्थी थे, लिट्टे वाला जो संघर्ष पहले चला था उसकी बात इन्होंने करी। पश्चिमी क्षेत्र में पाकिस्तान, अफगानिस्तान से शोषित व पीड़ित शरणार्थी मुख्यतः गुजरात व पंजाब में है। तिब्बती शरणार्थी की बात करें तो देश के विभिन्न हिस्सों में ये वास करते हैं। तिब्बती आपको पता है दिल्ली हो, मुंबई, मतलब हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है, और समस्याओं की प्रकृति क्या है, अगर इनकी समस्याओं की प्रकृति की बात करें तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में जातीयता, संसाधनों के वितरण की समस्या होती है, आजीविका के लिए आवास, खाद्यान्न की समस्या होती है, देश की जनांकीय संरचना में परिवर्तन होता है, सांप्रदायिकता बढ़ती है और क्षेत्रवाद बढ़ता है। अब कंक्लूजन इन्होंने लिख दिया, सारे पॉइंट में इन्होंने आंसर लिखे हैं। और चूंकि आपको भी पॉइंट में, देखो जीएस के आंसर आपको हमेशा पॉइंट में लिखना है, ऑप्शनल पहले था, ऑप्शनल पॉइंट में नहीं लिखना होता था, अब जो एस्से है उसको पॉइंट में नहीं लिखना है। ठीक है,
तो इन्होंने कंक्लूड क्या किया कि सारता शरणार्थियों संबंधी कुशल रणनीति द्वारा एवं राष्ट्रीय नीति द्वारा इसकी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। तो इन्होंने वे फॉरवर्ड लिखा, थोड़ा सा मतलब पॉजिटिव फ्यूचर में क्या किया जा सकता है उसके साथ अपनी बात को ख़त्म कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 16 नंबर क्वेश्चन। अब हम 17 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये टेस्ट सीरीज वाली सारी कॉपी हैं दोस्तों। आप लोगों में से बहुत सारे लोग के बहुत सारे नोट्स नहीं रेडी होते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों में से, मैंने कल कुछ लोगों को प्रोवाइड करा, उन लोगों ने मैसेज करा, तो अगर आपके GS 4 यानी कि जो एथिक्स का पेपर है, और जिन लोग के पास एथिक्स का नोट्स नहीं है, कोई बुक नहीं है, आपको बुक लेने की ज़रूरत नहीं, मेरे पास नोट्स हैं, वो बुक के ही फॉर्म में है। उसमें मतलब हैंड रिटन भी लिखा हुआ है, डायग्राम बने हुए हैं, प्रॉपर फ्लो चार्ट है। ठीक है, और उसके अलावा मेरे पास मॉडल आंसर हैं एथिक्स के। मॉडल आंसर मेरे पास एथिक्स के नहीं, अनेक अनेक सब्जेक्ट्स के हैं। ठीक है, तो मेरे पास बहुत सारे मॉडल आंसर हैं और बहुत ही मतलब उम्दा क्लास के। वो मॉडल आंसर नहीं कि सिर्फ जैसे आप यूट्यूब पे देखते होंगे जनरली आपको जो मिल जाएंगे, उसमें सब लिखते हैं ऐसे लंबा लंबा, लेकिन उतना लिखने के बाद आप रियल एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे टाइम कम पड़ जाएगा। मेरे पास जो मॉडल आंसर है उसमें विद प्रॉपर डायग्राम, जैसे इनके जो आंसर है इसमें आपने देखा कि इन्होंने पॉइंट टू द पॉइंट लिखा है, डायग्राम बना करके, मैप बना करके। तो मेरे पास उस तरह वाले मॉडल आंसर हैं। आपको अगर चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैंने एक मेरा जो लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया, ज्वाइन कर लें। और उस पर जा कर के मैंने अपने जो मेरा पर्सनल टेलीग्राम है उसका मैंने लिंक दे रखा है उसी टेलीग्राम चैनल पे, उस पर आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको पर्सनली भेज दूंगा। ठीक है, तो आप लोग जैसा कहेंगे वैसा आगे किया जाएगा मेंस के आंसर राइटिंग के लिए। तो चलिए, इतनी इन्फॉर्मेशन देनी थी। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि हिंद महासागर में मानसून की उत्पत्ति की आपको व्याख्या करना है। इसे भारतीय उपमहाद्वीप की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको लिखना है। तो सबसे पहले हिंद महासागर में मानसून की उत्पत्ति के बारे में इन्होंने इंट्रो दिया कि हिंद महासागर में मानसून की उत्पत्ति मुख्यतः जून महीने में होती है तथा यह अक्टूबर तक पूरे भारतीय महाद्वीप में वर्षा का प्रमुख कारण बनती है। शानदार और बहुत ही सिंपल सा इन्होंने इंट्रो दिया, बहुत ही अच्छा इंट्रो। ठीक है, ताकि आपको हिंद महासागर में जो मानसून है उसको आप समझ पाएँ। अब इसकी सामान्य अगर व्याख्या पढ़ें तो भारत में ग्रीष्म ऋतु में निम्न दाब के केंद्र का विकास होता है। हिंद महासागर में उच्च दाब के केंद्र का विकास होता है। परिणति इसकी मानसूनी वर्षा में हो जाती है। एक नवीनतम व्याख्या आई है इसकी, वो हम देखते हैं। नवीनतम व्याख्या क्या कहती है कि ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत के पठार से उठी गर्म हवाएं जब उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम के रूप में हिंद महासागर में उतरती हैं तो मानसून बनता है। मेडागास्कर के समीप आकर कोरियोलिस बल के प्रभाव से ही इनकी दिशा भारत की तरफ मुड़ जाती है। इसकी मतलब भारत जो हिंद महासागर में मानसून है उसकी नई व्याख्या, तो दोनों व्याख्याएं आपने लिख दी। फिर है आर्द्रता ग्रहण कर भारत में 2 शाखाओं में बंटकर हिंद महासागर अरब सागर के रूप में वर्षा करता है। अब ये इन्होंने मैप दिखा दिए। देखो, ज्योग्राफी के क्वेश्चन में आपको मैप दिखाना अनिवार्य है। मैप से आपके मतलब 2 नंबर तो आप मान के चलो एक्स्ट्रा मिल जाते हैं इस टाइप के। तो इन्होंने भारत का मैप बनाया, तिब्बत से हवाएं उठती, ये ऐसा इन्होंने पूरा दिखा दिया और फिर ऐसे जा करके भारत में वर्षा करा दी। तो ये नवीनतम व्याख्या का इन्होंने मैप बना दिया। ठीक है, आप लोग क्या करा करिए, जब मेन मतलब ये जैसे टॉपर्स कॉपी, इससे कुछ चीज़ें कॉपी कर ले। आप भारत के मैप पे अगर क्वेश्चन आए, मतलब मानसून पे क्वेश्चन आते ही रहते हैं, ठीक है, तो आपको ये मैप एज इट इज़ कॉपी कर लेना। तो ये सब चीज़ें आपको कलेक्ट करके रखनी पड़ेंगी, चाहे आप 24 का मेंस दे रहे हो तो, और चाहे आप लोग 25 का मेंस देंगे, 26 का देंगे, तो उसके लिए भी ये ज़रूरी है। ठीक है, अब भारतीय महाद्वीप की जीवन रेखा इसको क्यों कहते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, भारतीय महाद्वीप की औसत वर्षा का, ठीक है, 50 से 95% जो है वो अधिक हिस्सा इसी मानसूनी वर्षा से होता है। जलवायु निर्धारण में प्रभावी भूमिका निभाता है और वर्षा द्वारा जल की आपूर्ति होती है। कृषि, पेयजल, अन्य कार्यों में जो वर्षा जल होता है वो इसी मानसूनी वर्षा से होता है। जैव विविधता के संरक्षण में भी ये सहायक है। सूखाग्रसित क्षेत्रों जैसे विदर्भ, राजस्थान में जीवनदायी होता है। वन एवं वन्यजीव प्राणियों के जीवन के लिए बहुत जरूरी होता है। गर्मी एवं सूखा के प्रकोप से राहत दिलाता है और भारतीय कृषि की जीवनदायिनी इसको बोला जाता है। तो इस कारण इसको भारत की जीवन रेखा बोला जाता है। अब इसका अगर हम कंक्लूजन देखें तो ये उन्होंने लिखा कि समग्रता से हिंद महासागर में मानसून की उत्पत्ति भारतीय समाज, कृषि, वन्यजीव एवं आर्थिक क्रियाकलापों में अमृत का कार्य करती है। कौन सी? ये भारतीय जो महाद्वीप है ये, ठीक है, महाद्वीप नहीं मानसून, मैं भी क्या बोल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन, इसमें नंबर भी उड़ गया है। भारत में मृदा के वितरण का आपको वर्णन करता है। मृदा के वितरण का वर्णन, ऐसे क्वेश्चन आपके मतलब पीसीएस में बनते हैं। अब इसका इंट्रो इन्होंने लिखा कि भूखंड के ऊपरी दृढ़ पटल की संरचना को मृदा कहते हैं। तो मृदा के बारे में इन्होंने लिख दिया सबसे पहले परिभाषा कि भूखंड के ऊपरी दृढ़ पटल की संरचना को मृदा कहते हैं। भारत में इसे कृषि विज्ञान परिषद द्वारा 8 भागों में बांटा गया है। देखो ये सारे डेटा हैं और ये सारे मतलब
क्या बोलते हैं इसको, कंटेंट आपके पास होना चाहिए। बिना कंटेंट के अच्छा आंसर नहीं लिखा जाता है। तो ये सब तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, फिर वही काम मैंने बताया आपको, मैप बनाना है। इन्होंने मैप बनाया और मैप पे 4th रैंक इनको आई है। तो आप देख पा रहे हैं आंसर में क्या क्वालिटी है। बहुत अच्छी राइटिंग नहीं है, हालांकि शुरुआत के आप अगर क्वेश्चन देखे होंगे तो उसमें राइटिंग इनकी ठीक ठाक है, लेकिन आपको पता ही लास्ट में जाते जाते सवाल छूटने लगते हैं और मतलब टाइम कम बचता है, तो फिर स्पीड बढ़ानी होती है। आपको क्वेश्चन छोड़ना किसी भी हाल में नहीं है। मेंस देने वाले सभी लोग याद रखें, भले राइटिंग गड़बड़ हो जाए, लोग पढ़ ले सामने वाला, बस इतना ज़रूरी होता है। तो इन्होंने वही किया और मैप पे चीज़ें दिखाई। मैप में जल्दी भी होती है और एक्स्ट्रा नंबर भी मिलते हैं, ताकि एग्जामिनर पे मतलब साइकोलॉजिकल वो पड़ती है प्रेशर कि हाँ इसको बहुत अच्छी नॉलेज है भारतीय भूभाग की, ठीक है। तो इन्होंने भारत का मैप दिखाया, बता दिया इधर पर्वतीय मृदा, इधर जलोढ़ मृदा आपको पता है, पीली मृदा यहाँ पे, काली मृदा यहाँ पे, ठीक है, इस वाले एरिया में लाल मृदा, लेटराइट मृदा, बलुई मृदा, रेगिस्तानी मृदा। तो ये इन्होंने सारा मैप पे ही दिखा दिया। तो भारत में जो 8 भागों में मैप का मतलब मृदा का वितरण है उसको इन्होंने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। और देखो राइटिंग जो है इनरिचमेंट कब होती है, अब इन्होंने साफ साफ बताया। ये जो भारत में मिट्टी का जो 8 भागों में वितरण है ये किसके द्वारा किया गया, ये कृषि विज्ञान परिषद के द्वारा किया गया। इन्होंने प्रॉपर डेटा लिखा, इससे एग्जामिनर पर और पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अब अलग अलग मृदा के बारे में कुछ बातें लिखी, जैसे जलोढ़ मृदा। भारत में इस मृदा का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। इसका विस्तार उत्तर के गंगा मैदान एवं उसके दोआब क्षेत्रों तक विस्तृत है, ठीक है। मध्य मैदानी क्षेत्रों में नदियों के दोआब में ये पाई जाती कौन सी, जलोढ़ मृदा। यह मृदा गेहूँ, चावल, गन्ना इत्यादि के लिए उपयोगी है। काली मृदा के बारे में बात करी कि इसे कपासी मृदा कहते हैं, ठीक है। चरनोजम भी इसको कहा जाता है। इसका विस्तार महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश के निचले क्षेत्रों में है। यह मृदा कपास के लिए उपजाऊ है। इसे स्वतः वृष्टि मृदा भी कहते हैं क्योंकि इसमें नमी पाई जाती है, आपको पता होगा। लैटराइट मृदा की बात करें तो इसका विस्तार तटीय क्षेत्रों में है। जलीय निक्षालन क्रिया से निर्मित होता है। पोषक तत्वों का अभाव है इसमें और काजू की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। आपके पीटी का भी क्वेश्चन बन जाता है ऐसे, मतलब मिल जाएंगे बहुत सारे पॉइंट कि काजू की खेती के लिए उपयुक्त है लैटराइट मृदा। पर्वतीय मृदा की बात करें तो मुख्यतः कश्मीर, उत्तर पूर्व के क्षेत्रों में वनस्पतियों के कारण थोड़ी मात्रा मतलब ह्यूमस की भी उसमें होती है। अगला है रेगिस्तानी मृदा। ये मुख्यतः अरावली क्षेत्र से संबंधित है, अनुपजाऊ होती है, जल की कमी से फसल उत्पादन इसमें नहीं हो पाता है। तो 3 पॉइंट इन्होंने इसके बारे में लिख दिया। लाल मृदा देश के विभिन्न हिस्सों में सीमित मात्रा में ये मिलती है। और लास्ट में इन्होंने कंक्लूड कर दिया कि समग्रता से अगर हम देखें तो मृदा खाद्यान्न उत्पादन, वनस्पति संरक्षण एवं जैव विविधता के संरक्षण के साथ ही बहुआयामी भूमिका निभाती है। अतः इसके संरक्षण द्वारा इसका सतत प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो लास्ट में मृदा का संरक्षण किया जाए, ये सब बात कहते हुए इन्होंने इसको कंक्लूड कर दिया। अब अगला 19 नंबर क्वेश्चन है कि सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद जैसी बुराइयां भारत के सामाजिक ताने बाने को विकृत कर रही हैं, टिप्पणी करना है। तो आपको सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद पर टिप्पणी करना है, ठीक है। कैसे ये सामाजिक ताने बाने को विकृत कर रही हैं। अब इंट्रो देखते हैं क्या होता है कि सांप्रदायिकता से आशय और उसकी मान्यताओं, मतलब सांप्रदायिकता और उसकी मान्यता, ये मान्य और उसकी मान्यताओं जो है, ये जो एग्जामिनर ने कॉपी चेक करा होगा उन्होंने लिख दिया, ठीक है। तो सांप्रदायिकता से आशय और उसकी मान्यताओं से आशय किसी व्यक्ति या समुदाय की अपने समुदाय के प्रति अंध लगाव या उसके प्रति निष्ठा की उत्कट भावना से है तथा ये व्यक्ति समुदाय एक दूसरे समुदाय को हेय दृष्टि से देखते हैं। तो इन्होंने ये लाइन में सांप्रदायिकता की परिभाषा लिख दी। अब क्षेत्रवाद की परिभाषा लिखी। क्षेत्रवाद किसी क्षेत्र विशेष के लोगों में अपने क्षेत्र की भौगोलिक, सांस्कृतिक, अन्य कारकों से विशेष जुड़ाव को प्रदर्शित करता है, किंतु जब यह राष्ट्र से ऊपर हो जाता है तो यह नकारात्मक हो जाता है, ठीक है। तो क्षेत्रवाद के बारे में बहुत शानदार परिभाषा है। अब आप लोग कुछ चीज़ें यहाँ से किया करिए, जैसे टॉपर्स कॉपी, ऐसा नहीं कि सिर्फ आंसर सीखना है। एक तो टॉपर्स कॉपी जो मैं आपको करा रहा हूँ उसका 2 मकसद है, ठीक है। कुछ क्या होता है, कुछ जो टॉपिक होते हैं वो सदाबहार होते हैं। जैसे क्षेत्रवाद से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और बार बार पूछ लिया जाता है, कभी कभी तो ऐसे लिखने को भी आ जाएगा, ठीक है। सांप्रदायिकता के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सब पॉइंट, एक तो ये कि आपको इंट्रो कैसे लिखना, कंक्लूजन कैसे लिखना, बॉडी पार्ट कैसे लिखना है, ठीक है, ताकि कम समय में अच्छा आंसर लिख पाएँ आप, ठीक है। कैसे डायग्राम, फ्लो चार्ट वगैरह का यूज़ करना है। दूसरे ये कि कुछ कंटेंट भी आपको यहाँ से चुरा लेना होता है। अब क्षेत्रवाद की बहुत शानदार इन्होंने और बहुत सरल परिभाषा लिखी है, आप इसको एक बार लिखेंगे सिर्फ आपको याद हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें आप लोग नोट डाउन करा करिए। हालांकि मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ दे दिया, पीडीएफ के सहारे पीडीएफ खोलिए, पढ़िए और जो भी पॉइंट काम के हैं उनको निकाल के अपनी कॉपी में लिखिए, तभी वो आपके लिए यूजफुल हो जाएगा। वरना पीडीएफ तो आपको पता ही, हम लोग के फ़ोन में मतलब टैब पे, लैपटॉप पे कितनी सारी पीडीएफ पड़ी रहती हैं। तो पीडीएफ सिर्फ पड़ी रहने के लिए मत रखिए, उसको खोलिए और इन सब चीज़ों को चुराइए और लिखिए, क्योंकि आप सेम परिभाषा लिखेंगे आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसा भी यूज किया करिए इसको, क्योंकि वहाँ कोई नहीं देखने जा रहा कि हाँ
फले टॉपर ने लिखी तो तुमने आंसर क्यों लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो आप लोग लिखा करिए। अगला है इसी पॉइंट कि भारत में सांप्रदायिकता व क्षेत्रवाद की स्थिति आपको बतानी है। तो सबसे पहले सांप्रदायिकता की स्थिति देखते हैं। तो इन्होंने अब डेटा लिखा कि एनसीआरबी के अनुसार वर्ष 2020 में देश में 576 दंगे, 2021 में 378 दंगे हुए, ठीक है। अब इन्होंने थोड़ा सा देखो कितना बढ़िया वो खींचा, पूरा ये बना दिया इन्होंने ग्राफ, और उस पर दिखाया कि किस सन में कितना क्या कमी हुई। तो ओवरऑल क्या बताया कि कमी हुई है किसमें, सांप्रदायिकता वाले दंगों में, ठीक है। बहुत शानदार इन्होंने बनाया। हालांकि ये शायद उतना सही नहीं है, तो इन्होंने ये सही वाला बनाया, ठीक है। ये आप क्या है, अब क्या है लेटेस्ट डेटा बदल गया होगा, अब आप लोग करेंगे तो इस टाइप का ही बनाया। आपको क्या नोट डाउन करना है कि आपको इस टाइप का ग्राफ बनाना है, लेकिन बस डेटा बदल देना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको कॉपी करनी चाहिए। प्रमुख सांप्रदायिक दंगों की बात करें तो मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, नूह हिंसा हुई 2023 में। क्षेत्रवाद की बात करें तो अंतर्राज्यीय क्षेत्रवाद होता है विभिन्न राज्यों में, जैसे नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में चल रहा है। अंतः जल राज्यीय क्षेत्रवाद है, जैसा गोरखालैंड और विदर्भ क्षेत्र को लेकर चल रहा है। और पृथकतावाद, अलगाववाद जैसे खालिस्तान और खासीलैंड वगैरह को लेकर चल रहा है। सुप्रा राज्य क्षेत्रवाद बहुत चल रहा है, ठीक है। जैसे 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर दक्षिण के राज्यों का विरोध किया गया है, ठीक है। और ये सांप्रदायिकता प्रभावित क्षेत्र इन्होंने मैप पर दिखा दिए, शानदार। मतलब जितना आप मैप, फ्लो चार्ट, डायग्राम वगैरह का यूज करेंगे उतना ही आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारे सांप्रदायिकता वाले क्षेत्रों को इन्होंने मैप पे दिखा दिया, क्षेत्रवाद वाले क्षेत्रों को यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। अब अगला देखते हैं, ये मतलब चुनौतियाँ क्या है इन्हीं क्षेत्रवाद और सांप्रदायवाद की चुनौतियाँ, ये भी आपको बतानी है। तो देश में विभाजनकारी प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल रहा है, देश की सामाजिक संस्कृति में कमी आ रही है, वसुधैव कुटुंबकम की धारणा पर चोट हो रही है, हिंसक दंगों के रूप में नूह हिंसा, आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है, खालिस्तानी आतंकवाद ये भी बढ़ रहा है, ठीक है। विकास प्रक्रियाएँ बाधित हो रही हैं, मानव विकास, अर्थव्यवस्था वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, भारत की साख पर संकट आया है। अब इन्होंने कंक्लूजन इसका दिया कि सारता संवैधानिक प्रावधान कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन, असमानता जैसी समस्याएं का समाधान कर देश में इन चुनौतियों को कम किया जा सकता। तो वे फॉरवर्ड इन्होंने कंक्लूजन लिख दिया। नेक्स्ट और इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधीवादी विचारधाराओं के योगदान का वर्णन करिए। अब गांधी जी हो चाहे गांधीवादी विचारधारा हो, इतना एवरग्रीन टॉपिक है तो ये हर बार पूछा ही जाता है। मतलब ये यहाँ से लेकर के ऐसे से लेकर के हर जगह पूछा जाता है। अब इसमें कुछ ऐसे पॉइंट अगर आपको मिलते हैं जो बहुत काम के होते हैं, मतलब कंटेंट, तो वो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। गांधी जी पे अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो गांधी जी पे तो आप 3-4 पन्ने लिख के नोट्स बना के रखिए, गांधी जी के कोटेशंस, उनके कुछ ऐसे काम जो आप अपने आंसर में लिख सकते हैं, ठीक है। और विशेषकर जो अमूर्त काम हुए गांधी जी के, ठीक है, जैसे गांधीवादी विचारधाराओं से रिलेटेड, उसको आपको नोट डाउन करना है। तो देखते हैं इस पर इन्होंने क्या अच्छा आंसर लिखा। तो इंट्रो क्या लिखा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधीवादी विचारधारा भी एक सूर्य की भांति केंद्र में थी, जिनमें अन्य विचारधारा एवं अन्य ग्रहों की भांति इसके इर्द गिर्द नजर आती थी। तो क्या शानदार इंट्रो इन्होंने लिखा। इन्होंने कहा कि भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम था इसमें गांधीवादी विचारधारा एक सूर्य की भांति केंद्र में थी और अन्य सारी विचारधाराएं ग्रहों की भांति इसी विचारधारा के इर्द गिर्द नजर आती थी। क्या शानदार इन्होंने इंट्रो लिखा। अब गांधीवादी विचारधारा क्या थी उसको इन्होंने इसमें बताया। गांधीवादी विचारधारा क्या थी? सत्य अहिंसा पर बल, साधन साध्य की पवित्रता, नियंत्रित जन आंदोलन पर जोर, संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति, लघु व कुटीर उद्योगों को बढ़ावा, सामाजिक असमानता पर बल, जाति पात छुआछूत का विरोध और सर्वोदय की अवधारणा। कितनी शानदार अवधारणा सर्वोदय की। तो इन्होंने गांधी की सारी विचारधाराएं लिख दी। और आपको अगर नहीं पता हो, आपके पास कंटेंट ना हो, तो आप इसको एज इट इज अपने भाषा में अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, गांधीवादी विचारधारा, और ये 7-8 पॉइंट लिख लो। हर जगह ये काम आएंगे लिखने को। इस तरह से आपको टॉपर्स कॉपी पढ़ने का मतलब फ़ायदा मिलता है, ठीक है। क्योंकि आप सिर्फ पढ़ के निकल गए फिर एग्जाम में भूल जाएंगे। वहाँ पे 8 आपने पॉइंट पढ़े, 2 याद आएंगे, 4 याद आएंगे, पर सारे नहीं याद आएंगे। तो ये ऐसे आपको इसका फ़ायदा उठाना है। अब योगदान अगर देखें, ठीक है, तो आपको लिखना इसी तरह है पॉइंट वाइज, ताकि वहाँ पर समय बचेगा। तो इस विचारधारा का योगदान क्या है कि देश की आज़ादी में शांति व अहिंसा को प्रमुख हथियार बनाकर कम जनधन की हानि से आज़ादी दिलाई गई, ठीक है। आज़ादी की प्राप्ति में अनैतिक साधनों के बजाय नैतिक साधनों पर बल दिया गया, ठीक है। तो ये नियंत्रित नहीं बल्कि चैतन्य जन आंदोलन से हिंसा में कमी रही। लघु व कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन से स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा मिला और आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई। लोगों में स्वाभिमान की भावना का विकास हुआ। समाज में छुआछूत जाति प्रथा में कमी आई। समाज में समरसता का प्रसार हुआ। जनता ही प्रमुख नेतृत्वकारी भूमिका में रही। सर्वोदय से गरीबी और भुखमरी का समाधान हुआ। जैसे भूदान आंदोलन, इसका एग्जाम्पल भी इन्होंने लिख दिया। देश के विभाजन के दौरान सांप्रदायिकता को कम करने में विशेष योगदान इसी गांधीवादी विचारधारा का था। अब इन्होंने कंक्लूड कर दिया कि समग्रता से अगर देखें तो गांधीवादी विचारधारा ने देश के सामाजिक, आर्थिक, नैतिक
व सामाजिक सभी स्तरों पर उत्कृष्टता प्रदान कर श्रेष्ठ भारत के निर्माण में योगदान दिया। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसी बात अभी चल रही, तो इन्होंने श्रेष्ठ भारत से इसको मतलब मिलान करते हुए वे फॉरवर्ड कर दिया। तो बहुत ही शानदार आंसर है। इन मतलब मैंने आपको 4 वीडियो के माध्यम से एक क्वेश्चन में मैं 5 एक वीडियो में मैं आपको 5 क्वेश्चन करा रहा हूँ, ताकि मतलब वीडियो बहुत लेंदी ना हो। तो हमारी वीडियो वही 20 मिनट के 17-18 मिनट 20 मिनट में रहती है, और बीच में भी मैं भी आपको समझाते हुए चलता हूँ कैसे क्या करना है, ताकि मतलब सिर्फ पढ़ता जाऊँगा तो आपको लगेगा कि कोई भी पढ़ सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको ये कॉपी करा दी। अब मैं आपको दूसरी कॉपियाँ खुद कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको अभी शुरुआत में बताया था कि मेरे पास मॉडल आंसर हैं एथिक्स के, बहुत अच्छे हैं मॉडल आंसर। आप उनको चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन करके, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं आपको उसका एक चलते चलते वो दिखा देता हूँ मॉडल आंसर कैसे हैं। ठीक है, ताकि आप लोग मतलब आपको भरोसा हो जाए, क्योंकि मार्केट में जो भी मॉडल आंसर चल रहे हैं आपने देखा होगा कैसे हैं, मतलब वो बहुत अच्छे तो नहीं है। उसमें फ्लो चार्ट डायग्राम नहीं, सिर्फ लंबी लंबी आंसर लिख दिए गए हैं। ठीक है, जो कि एग्जाम में लिखना पॉसिबल नहीं कम समय में। मैं आपको उसको थोड़ा दिखाता हूँ। दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये एथिक्स के कुछ क्वेश्चन हैं। जैसे आप ये क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय व्यापक शक्ति सीएनपी के 3 मुख्य घटकों जैसे मानवीय पूंजी, मृदु पूंजी, संस्कृतियाँ और नीतियाँ तथा सामाजिक सद्भाव की वृद्धि में नीति शास्त्र और मूल्यों की भूमिका का आपको विवेचन करना है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं ये मतलब राष्ट्रीय व्यापक शक्ति से, और ये डायग्राम फ्लो चार्ट जैसे आपने इंट्रो लिखा उसके बाद ये सब चीज़ें इसमें बना दी गई हैं। ठीक है, फिर ये पॉइंट टू पॉइंट ये चीज़ें को सारी लिख दिया गया है। ठीक, और इस प्रकार इनको कंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, अब अगर हम आगे देखें तो ये देखिए आप क्वेश्चन, शिक्षा एक निषेधाज्ञा नहीं, या व्यक्ति के समग्र विकास और सामाजिक बदलाव के लिए एक प्रभावी व्यापक साधन है। और ये सारे जो इसमें क्वेश्चन लिखे गए यूपीएससी के क्वेश्चन है। ठीक है, तो यूपीपीसीएस में अब लेवल बढ़ रहा है तो यूपीएससी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यूपीएससी क्वेश्चन का मॉडल आंसर है। अब इसका इंट्रो देखो कितना शानदार। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का तात्पर्य बालक व मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण सर्वोत्तम विकास है। तो गांधी जी का कोटेज से इन्होंने इसकी इंट्रो लिख दिया। अब ये क्या है, व्यक्ति का समग्र विकास। तो ये देखा व्यक्ति का समग्र विकास और फ्लो चार्ट, सामाजिक बदलाव, फ्लो चार्ट, फिर बाद में उसके नीचे कुछ बातें लिखी गई और बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल इसमें दिए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने कंक्लूड कर दिया इसको। ये देखिए, घृणा व्यक्ति की बुद्धिमत्ता अंतःकरण के लिए संहारक है, जो राष्ट्र के चित्त को विषाक्त कर सकती है। कि आप इस विचार से सहमत, अपने उत्तर की व्याख्या करें। तो घृणा, प्रेम, दोनों का इन्होंने फ्लो चार्ट से बढ़िया से इसमें दिखाया गया है। ठीक है, तो ये गांधी जी का फिर कोटेशन लिखा गया है, घृणा को घृणा से नहीं बल्कि प्रेम से जीता जा सकता है, या सार्वकालिक नियम। फिर इन्होंने फ्लो चार्ट से इसमें मतलब बढ़िया से दिखा दिया गया है। अब ये देखिए समाधान इसके सुझाए गए हैं। तो बहुत ही शानदार ये मॉडल आंसर है, आप देख पा रहे हैं कितने बढ़िया बढ़िया से हैं। आपको ये सब चाहिए तो मुझे मैसेज करें, मैं आपको मतलब प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ये थोड़ा सा दिखाना था। थैंक यू सो मच, बाय बाय।